अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। सबसे पहली चीज है कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है, एक किताब है। ठीक है, इस किताब में क्या लिखा है, इस किताब में रूल्स लिखे हैं कि कंट्री कैसे चलेगा, कि इंडिया कंट्री को हम कैसे चलाएंगे। ये एक सारे रूल्स लिखे हुए हैं इस बुक के अंदर। तो जो बुक, जिस किताब के अंदर रूल्स लिखे हैं कि इंडिया कैसे चलेगा, इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। समझ गए। जैसे आप स्कूल जाते हो तो स्कूल के कुछ रूल्स होते हैं कि बच्चे पहले असेंबली में आएंगे, पहले आपकी पीस प्रेयर होगी, फिर आपका जन गण मन होगा, फिर आप लाइन में ऊपर क्लास में जाएंगे, फिर आपके पीरियड्स लगेंगे, फोर्थ पीरियड के बाद आपका इंटरवल होगा, फिर 20 मिनट का इंटरवल होगा, फिर ऐसे 4 पीरियड होंगे, फिर आप घर जाओगे लाइन में। तो क्या है, रूल्स लिखे हैं ना, एक रूल्स लिखे हुए हैं कहीं पे, तो हर एक चीज रूल से चलती है। आपका स्कूल एक रूल से चलता है, आपके घर में भी कुछ रूल्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कंट्री भी जो है इंडिया एक रूल्स से चलता है। तो ये जो रूल्स हैं कि हमारा कंट्री कैसे चलेगा कैसे नहीं चलेगा, ये किताब में लिखे हैं। इस किताब का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन, एज सिंपल एज दैट। अब ये बनाया किसने कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, ये एक असेंबली थी, एक ग्रुप था लोगों का जिन्होंने मिलके ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। ये जो ग्रुप था इनको मोस्टली इलेक्ट किया गया था। ठीक है, इनको चूज किया गया था इनकी रिस्पेक्टिव एरिया से। ठीक है, तो ये इलेक्टेड लोग थे। समझ गए। उसके बाद कितने लोग थे, अराउंड 389। तो इस ग्रुप में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया जो एक ग्रुप था लोगों का, इसमें 389 लोग थे। और ये जो 389 लोग थे बहुत ही ज्यादा जीनियस लोग थे, स्कॉलर्स थे अपनी अपनी फील्ड के। कोई साइंटिस्ट था, कोई हिस्ट्री का मास्टर था, कोई पॉलिटिकल साइंस जिसको आप सिविक्स बोलते हो, कोई पॉलिटिकल साइंस जानता था। ठीक है, कोई पॉलिटिक्स बहुत अच्छी जानता था। ज्यादातर इसमें आप देखोगे जो लोग थे, अगर मैं आपसे बोलूं ये स्टार्टिंग में 389 थे। एक चीज बता दूं, बाद में फिर क्या हुआ था, इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हो गए। इंडिया और पाकिस्तान का क्या हो गया था, पार्टीशन हो गया था 1947। ठीक है, फिर क्या हुआ, जब पार्टीशन हो गया तो उसके बाद ये 389 मेंबर नहीं थे, फिर फाइनली कितने रह गए, 308। क्योंकि ये जो बाकी थे कुछ निकल के कहां चले गए, पाकिस्तान में। ठीक है, कुछ पाकिस्तान में चले गए, तो बाकी जो इंडिया में रह गए वो बचे थे 308 मेंबर्स। तो अब हमारे पास 308 के आसपास मेंबर रह गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगे पूरे 3 साल। 3 साल के आसपास का टाइम था, लगभग लगभग 3 साल के आसपास का। ये स्टार्ट हुआ था दिसंबर 9 को, 9 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था और 26 नवंबर को जाके खत्म हुआ। ठीक है, ये हुआ 1946 में स्टार्ट हो गया था, 1949 में जाके ये खत्म हुआ। तो लगभग लगभग अगर मैं आपको बोलूंगा 3 साल लगे थे अप्रोक्सीमेटली। अगर आप एग्जैक्टली देखने जाएंगे तो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे एग्जैक्टली। अगर आप कोई पूछेगा तो इट इज 2 years 11 months 18 days। अगर आप इनका डिफरेंस निकालेंगे तो ऐसे निकल के आएगा। ठीक है, तो 308 लोगों ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा लगभग 3 साल में। इसमें कौन कौन लोग थे, थोड़े से लोगों को नाम बता दूं जो फेमस लोग थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे। ठीक है, इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो 308 लोगों की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, इनके भी प्रेसिडेंट थे। इंडिया के भी फर्स्ट प्रेसिडेंट थे और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों के नाम बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट लोग हैं। तो एक तो राजेंद्र प्रसाद, फिर एक जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू। पंडित नेहरू कौन थे, इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो अगर आप देखोगे ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो लोग हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, सारे बड़े बड़े मिनिस्टर्स थे। ठीक है, सारे बड़े बड़े स्कॉलर्स थे, जैसे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर, सरदार पटेल, मौलाना आजाद। ये कुछ बड़े बड़े नाम मैं बता रहा हूं, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग थे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। मतलब ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है बहुत ही ज्यादा वेल डिजाइंड है, बहुत ही इंटेलिजेंट लोगों ने, बहुत ही जीनियस लोगों ने मिलकर बनाया है। ऐसा नहीं है कि 4 लोग कोई भी इकट्ठे हुए और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया है। तो बहुत ही ज्यादा जीनियस लोगों ने बनाया है। तो आपको प्राउड फील होना चाहिए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है काफी अच्छा है। उसके बाद स्टार्टिंग जो ये मैंने आपको बताया कि 1949 में तो कंप्लीट हो गया था नवंबर में, लेकिन ये एक्शन में
मतलब ये लागू कब से हुआ, एनफोर्समेंट मतलब जो उसके रूल्स है वो फॉलो करने कब से स्टार्ट हुए, जब से ये फॉलो करने स्टार्ट हुए हैं 26 जनवरी 1950। ये टाइम वो है जब से हमारा जो रूल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक्शन में आ गया। ठीक है, इसको बोलते हैं एनफोर्स हुआ, स्टार्ट हो गया। मतलब अब यहां से अब पूरी कंट्री इन रूल्स को फॉलो करेगी। तो एक्शन में जिस दिन आया उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, 26 जनवरी 1950 को, इस दिन को हम बोलते हैं रिपब्लिक डे। ठीक है, ये हमारा रिपब्लिक डे है जो हम मनाते हैं, स्कूल्स में छुट्टी होती है और आप जाते हो पहले स्कूल में, सेलिब्रेशंस भी होते हैं। ठीक है, मार्च पास होती है, तो ये सब चीजें होती हैं। 26 जनवरी 1950 क्या है, ये वो दिन है जिस दिन से आपका कॉन्स्टिट्यूशन एक्शन में आया, स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। और ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया के भी फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। ठीक है, और उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, एक थी ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी, अब ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थी, ड्राफ्टिंग कमेटी वो थी जो मेनली, देखो एक तो थी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ऐसे समझ लो ये पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, 308 लोग थे। अब इसके अंदर भी जो मेन सारा काम हो रहा था ये इसी के अंदर है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक पार्ट है। ड्राफ्टिंग कमेटी वो थी जिसने मेन काम किया था, मतलब मेन काम मतलब जिसने लिखने का काम बिल्कुल प्रॉपर उसको फाइनली पेपर पर जब लिखा जा रहा था फाइनलाइज किया था। ठीक है, तो वो जो कोर वर्क था, अगर मैं बोलूंगा जो कोर वर्क था कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कोर वर्क था वो किया था ड्राफ्टिंग कमेटी ने। तो जो कोर वर्क ड्राफ्टिंग जिस कमेटी ने किया उसके जो वो थे, हेड थे, ठीक है, उसके जो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, वो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल और बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी हैं, कभी विकीपीडिया पे इनके बारे में पढ़िएगा तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी। ठीक है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही बोला जाता है। ये भी बोला जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो रियल में जो मेन सबसे, अगर मैं बोलूंगा, अगर आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे बड़े, जिसमें सबसे, देखो हाथ तो खैर सबका ही था, 308 के 308 मेंबर्स ने कंट्रीब्यूट किया था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एक फिगर जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में जिनका सबसे बड़ा हाथ है वो है डॉक्टर बी आर अंबेडकर। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं आपसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये अलग अलग नाम है। फिर हो गया ये। अब देखते हैं प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या है, प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन की एक तरीके से समरी है, फर्स्ट पेज ही है। आप जैसे कॉन्स्टिट्यूशन खोलेंगे तो यहीं पे आपको प्रीएम्बल दिख जाएगा। ठीक है, तो प्रीएम्बल में लाइंस लिखी हैं, ये एक तरीके से हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन समरी है, या बोलूं मैं पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन जिस्ट है। ठीक है, मतलब बोलते हैं जैसे कि पूरा निचोड़ जैसे बोलते हैं ना, पूरा मतलब जो मेन कोर मैसेज है वो प्रीएम्बल में लिखा हुआ है। ठीक है, जो मेन आपका समरी है, जो पूरी मेन जिस्ट है, जो मेन मेन पॉइंट्स हैं, वो सारे प्रीएम्बल में लिखे हैं। बता रहा है कि एग्जैक्टली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है। तो एक तरीके से समरी, जिसको आप इंडेक्स बोलते हो। ठीक है, तो इंडेक्स है एक तरीके से, ये समझ सकते हो। ठीक है, अब इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीएम्बल में। तो ये वर्ड्स आपको थोड़ा सा पता होने जरूरी है कि इन वर्ड्स का क्या मतलब है, कैसे हैं। जैसे कि मैं बताता हूं, कुछ वर्ड्स हैं सॉवरन। ठीक है, सॉवरन। कुछ वर्ड्स हैं सोशलिस्ट, अभी इनके बारे में हम इन डेप्थ में मीनिंग देखेंगे कि इन वर्ड्स का क्या मतलब है। फिर है सेकुलर। ठीक है, तो कुछ ये वर्ड्स इस तरह से जो हैं, जो ये मैं सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स बता रहा हूं, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये जो सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड्स हैं ये बाद में इंट्रोड्यूस करे गए थे। 1950 के टाइम पे जब कॉन्स्टिट्यूशन एक्शन में आया था तो सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड्स थे नहीं, ये दोनों वर्ड्स नहीं थे। ठीक है, बाद में चेंजेस होते हैं। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार जो लिख दिया वो कभी चेंज नहीं हुआ। इसमें चेंजेस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस होते हैं उसको बोलते हैं अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस होते हैं उसको बोलते हैं अमेंडमेंट। तो जो 42वां अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, मतलब 42 सेकंड बाद जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया था, तब हमने ये वाले वर्ड्स इंट्रोड्यूस किए थे, सोशलिस्ट और सेकुलर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 42 जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हुआ था उसमें 1976 में हुआ था ये। ठीक है, तो 1976 में जो 42
वो हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था, तो अमेंडमेंट में कौन से वर्ड्स यूज करे गए थे, कौन से वर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन में एक्स्ट्रा डाले गए थे, तो वो वर्ड्स आएंगे सोशलिस्ट और सेकुलर। अब हम देखेंगे कि ये जो वर्ड्स हैं एग्जैक्टली इन सबका क्या क्या मीनिंग है, कैसे कैसे ये वर्ड्स हैं, ये जो मैंने आपको वर्ड्स बोले इंडिविजुअली इन वर्ड्स का क्या मीनिंग है। तो पहले आते हैं सॉवरन पे। ठीक है, सॉवरन का मतलब होता है कि अब इंडिया अपने जो मैटर्स हैं, इंडिया के जो जो भी मैटर्स हैं इंडिया खुद निपटाएगा। कोई और कंट्री इंडिया को नहीं बता सकता कि ऐसे करना है वैसे करना है। इंडिया अब इंडिपेंडेंट है। इससे पहले क्या हो रहा था, इससे पहले क्या होता था, जैसे यहाँ पे इंग्लैंड है, इंडिया, ठीक है, तो जो इंग्लैंड में जो किंग बैठा है, क्वीन बैठी है, जो यहाँ पे जो इनकी मिनिस्टर्स बैठे हैं, वो डिसाइड करते थे कि इंडिया को क्या करना है। लेकिन जब से इंडिया सॉवरन बना, सॉवरन बनने का मतलब है कि यहां पे बैठा हुआ कोई भी इंसान इंग्लैंड में या पूरी दुनिया में, वो इंडिया को अब नहीं बता सकता कि इंडिया को क्या करना है। इंडिया की मर्जी है, इंडिया जो मर्जी करे। जैसे आज इंडिया में रूल लगा है कि 18 साल से ऊपर का बच्चा वोट दे सकता है। 18 साल से ऊपर आप अडल्ट हो और आप वोट दे सकते हो। मान लो कल को इंडिया के सारे लोग डिसाइड कर लें कि हमें ये एज 18 से 22 करनी है, तो इंडिया के लोगों के हाथ में है ये, ठीक है, ये इंडिया के लोग डिसाइड करेंगे, इंडिया की पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, इंडिया के मिनिस्टर्स डिसाइड करेंगे। ये नहीं है कि बाहर से बैठा हुआ कोई आदमी हमें बोलेगा कि अब तुम एज 18 की जगह 22 कर दो। तो कोई हमें बता नहीं सकता। हमारे जो इंटरनल मैटर्स हैं हम खुद डिसाइड करेंगे। ठीक है, हमारे पास जो पावर है, इंडिया की पावर किसके पास है? लोगों के पास, वी द पीपल। ठीक है, ये वर्ड यूज किया गया है प्रेम्बल में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में यूज किया गया है, वी द पीपल। तो जो मेन पावर है इंडिया की, वो इंडिया के लोगों के हाथ में है। कोई बाहर की कंट्री या कोई बाहर का रूलर हमें बता नहीं सकता कि हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना। तो ये मतलब है आपका सॉवरन का। ठीक है, फिर आता है सोशलिस्ट। अब सोशलिस्ट क्या है? देखो, सोशलिस्ट का मतलब ये है कि हमें रिच और जो पुअर है, ठीक है, इसका जो बीच में गैप है, इस गैप को क्या करना है? विद टाइम कम करना है। ठीक है, तो अभी मैं बोलूंगा जो प्रेजेंट की जो गवर्नमेंट है, जो इनका एक लाइन है, सबका साथ सबका विकास। तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन एक तरीके से बताती है सोशलिस्ट के बारे में। ठीक है, तो ये जो लाइन है, इससे आपको मालूम पड़ेगा कि सोशलिस्ट का मतलब क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसका मतलब यह है कि हमें सबका विकास करना है, हमें सबका डेवलपमेंट करना है। ऐसा नहीं है कि रिच रिच होता जाए और पुअर पुअर होता जाए, नहीं, हमें रिच और पुअर के बीच का जो गैप है वो कम करना है। हम चाहेंगे कि सब, जितने भी, सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े। ऐसा नहीं कि खाली रिच का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, पुअर का भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, और हर इंसान तक जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है या जो भी कुछ भी कंट्री में अच्छा होता है वो हर इंसान तक होना चाहिए। जो लास्ट मैन है लाइन में खड़ा हुआ, उसका भी बेनिफिट होना चाहिए। मतलब जो गरीब से गरीब आदमी है, जो किसान है, जो गांव का किसान है, या कोई भी सड़क पर चलाता हुआ बेचारा रिक्शे वाला है या ऑटो चला रहा है, मतलब जो भी एक बहुत ही पुअर इंसान है, उसको भी पूरा बेनिफिट मिलना चाहिए, सबका डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ये मतलब है सोशलिस्ट का। ठीक है, तो जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेज का, मतलब ये है, कोई पीछे ना रह जाए। फिर है सेकुलर। सेकुलर का मतलब क्या है कि सारे रिलीजन क्या है? बराबर हैं। हमारी कंट्री में सारे रिलीजन को इक्वल दर्जा दिया गया है, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो जैनी हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, कोई भी रिलीजन से हो, चाहे क्रिश्चियन हो, आप किसी भी रिलीजन से हैं, हमारे कंट्री में सारे रिलीजन को इक्वल मान्यता दी गई है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई दूसरे रिलीजन का आदमी आके कहेगा कि मेरे साथ जो लॉ जो है वो अलग से बिहेव कर रहा है और दूसरे रिलीजन का आदमी के साथ अलग से बिहेव कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब अगर आपने कोई गुनाह किया है तो आप किसी भी रिलीजन के होंगे, आपको सजा इक्वल मिलेगी। तो रिलीजन से कोई लिंक नहीं है। आप अच्छा करते हैं, आप बुरा करते हैं, इससे हमारी कंट्री में, रिलीजन को हमारी कंट्री में सबको इक्वल इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि किसी एक रिलीजन को ज्यादा इंपॉर्टेंस है और दूसरे रिलीजन को कम इंपॉर्टेंस है। तो सारे रिलीजन हमारी कंट्री में इक्वल हैं। ठीक है, जो कि एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, सारी की सारी सेकुलर हैं, उसमें रिलीजन को इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई है, कोई भी रिलीजन छोटा या बड़ा नहीं है। फिर आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है यहाँ पे? डेमोक्रेटिक का मतलब है जो पूरी पावर है लोगों के पास है। यहाँ पे कंट्री में हम लोग अपने, जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, मिनिस्टर्स कैसे होते हैं? देखो, इंडिया की जो पूरा पॉलिटिक्स है वो दो में डिवाइडेड है, एक सेंटर है, ठीक है, और एक स्टेट है।
ठीक है, एक सेंटर है और एक स्टेट है, मेन मैं बता रहा हूं अभी आपको। तो आप जो भी, वैसे तो आपका लोकल लेवल पे भी होती है गवर्नमेंट, ठीक है, सिटी लेवल पे या विलेज लेवल पे, ठीक है, ये मान लो ऐसे हो गया सेंटर आपका, ठीक है, ये सेंटर है, सेंटर की गवर्नमेंट का हमारी दिल्ली में बैठी है। स्टेट गवर्नमेंट जैसे कि मान लीजिए मैं अभी आगरा में रहता हूं, तो मेरा स्टेट क्या हो गया, यूपी। लोकल गवर्नमेंट मतलब मेरी आगरा की गवर्नमेंट। ऐसे आप अपने जहां पे भी आप रहते हैं आप डिसाइड कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आप रहते हैं पूना में, ठीक है, तो पूना का स्टेट गवर्नमेंट कहाँ हो गई, महाराष्ट्र में, ये हो गई, ठीक है। लोकल लेवल पे क्या हो गया, आप पुणे में बैठे हैं, सेंटर कहाँ है, सेंटर दिल्ली में ही रहेगा, ठीक है, सेंटर गवर्नमेंट तो हमेशा रहेगी। ऐसे स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी आपकी, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कहाँ पे हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे सब जगह मिनिस्टर्स बैठे हैं, यहाँ भी मिनिस्टर बैठे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी पॉलिटिशियंस हैं, यहाँ भी मिनिस्टर बैठे हैं। तो जितने भी यहाँ पॉलिटिशियंस बैठे हैं हर लेवल पे, स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे और सेंटर लेवल पे, जहां जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, उन मेजॉरिटी ऑफ जो जितने भी हैं जिनके पास रियल पावर है, ठीक है, जो रियल पावर है उनको सिलेक्ट कौन करता है, ठीक है, ये सारे पॉलिटिशियंस को सिलेक्ट कौन कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं। तो रियल पावर किसके पास है इंडिया में, रियल पावर पॉलिटिशियंस के पास नहीं है, रियल पावर हमारे पास है, ठीक है। रियल पावर किसके पास है, रियल पावर कॉमन आदमी के पास है जो वोट करेगा, ठीक है। तो यहां इसका मतलब यह है कि हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उनको हम इलेक्ट करते हैं, यहां पे जो भी गवर्नमेंट है हम उनको इलेक्ट करते हैं, ठीक है। इट इज क्या है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी का अगर एक लाइन में बोलेंगे तो इस तरीके से लोग ही इलेक्ट कर रहे हैं, लोगों के लिए ही और लोगों से ही निकलती है डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है यहाँ पे किंग और क्वीन का राज नहीं है। जैसे इंग्लैंड में क्या है कि किंग और क्वीन का राज है, कि पहले किंग है फिर क्वीन है फिर उसके बच्चे आएंगे फिर उसके बच्चे आएंगे, वो सब नहीं है हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ पे पॉलिटिशियंस जो होते हैं उनको हम लोग इलेक्ट करते हैं, तो ये है डेमोक्रेसी का मतलब, ठीक है। और एक चीज और है जो सब सारे इन्होंने बोला है, नेहरू जी ने बोला था, फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ही बोला कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का कोई मीनिंग नहीं है जब तक कि क्या नहीं है कंट्री में, सोशल डेमोक्रेसी, ठीक है। सोशल डेमोक्रेसी का मतलब है कि रिच और पुअर, जब तक इनके बीच में गैप रहेगा, जब तक पुअर को बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है, जब तक रिच रिच होता रहेगा और पुअर पुअर होता रहेगा, तब तक ये हमारी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का कोई मतलब ही नहीं है। हम कितने भी अच्छे लीडर्स खड़े कर लें, हम कितनी भी अच्छी वो बना ले गवर्नमेंट, लेकिन उस गवर्नमेंट का क्या फायदा अगर हमारे जो पुअर कंट्री के जो पुअर सिटीजन है वो और पुअर होते जाए, उनकी कंडीशन खराब रहे। तो यहां पे मतलब ये है कि इस हमारे पॉलिटिशियन का फायदा तभी है जब हमारी कंट्री में इक्वालिटी है। हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है होना चाहिए कि अमीर अमीर होता जाए और गरीब गरीब होता जाए, सबका विकास होना चाहिए। मैं अगर बोलूं तो सिंपल टर्म्स में सबका साथ सबका विकास बहुत अच्छे तरीके से सोशल डेमोक्रेसी को डिफाइन करता है, ठीक है, जो अभी फिलहाल में टैगलाइन है। इस तरीके से आप समझ सकते हो। फिर आता है रिपब्लिक। अब रिपब्लिक क्या है, रिपब्लिक का मतलब होता है जो हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द स्टेट है। हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, हेड ऑफ द स्टेट है इंडिया का प्रेसिडेंट, ठीक है। हेड ऑफ द स्टेट कौन है इंडिया का, प्रेसिडेंट। हेड ऑफ द स्टेट इंडिया का प्रेसिडेंट है। अभी बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि इंडिया के प्रेजेंट में भी प्रेसिडेंट कौन है, प्रेजेंट में कौन प्रेसिडेंट है इंडिया के, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब यहां पे देखिए हेड ऑफ द स्टेट होता है प्रेसिडेंट। अब क्या है, जैसे कि इंग्लैंड में है, थोड़ा सा तब आपको समझ में आएगा रिपब्लिक क्या है। इंग्लैंड में जो हेड ऑफ द स्टेट है ये इंडिया है, ये इंग्लैंड है। इंग्लैंड में हेड ऑफ द स्टेट किंग होता है या क्वीन होती है, और ये मर जाते हैं किंग क्वीन तो इनके बच्चे बनते रहते हैं। फिर इनका हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा, जो किंग का लड़का होगा या जो क्वीन का लड़का होगा। फिर हेड ऑफ द स्टेट क्या होगा, जो आगे उनके बच्चे होंगे। तो इनके में क्या है, हेड ऑफ द स्टेट किंग या क्वीन है इंग्लैंड में। लेकिन इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट को इलेक्ट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट इलेक्टेड है, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट इलेक्टेड है। यहां पे कुछ इलेक्शन नहीं हो रहा है, यहां तो वो आपकी हेरिटरी चल रही है कि आप राजा के बच्चे हो तो आप बन जाओगे, आगे आपके बच्चे हैं वो भी राजा बनेंगे तो वो बन जाएंगे। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं हो रहा कि कौन हेड ऑफ द स्टेट है इंग्लैंड में, सीधा राजा और रानी के बच्चे बन जाते हैं। इंडिया में इलेक्शन होता है, इंडिया में प्रेसिडेंट का क्या होता है, प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है। और इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट कोई राजा या रानी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब प्रेसिडेंट ये बन गया हेड ऑफ द स्टेट तो आगे इसके बच्चे बनेंगे, कि प्रेसिडेंट का लड़का है तो प्रेसिडेंट बन जाएगा या उसका लड़का है तो प्रेसिडेंट बनेगा। नहीं, प्रेसिडेंट का लड़का प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। हर बार एक नया प्रेसिडेंट क्या होता है, इंडिया में इलेक्ट होता है। इंडिया में हर बार एक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है। वो बात एक अलग बता देता हूं, इंडिया में जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है वो आप और मैं इलेक्ट नहीं करते, वो इंटरनल मिनिस्टर्स ही इलेक्ट करते हैं, ठीक है।
इंटरनली एमएलए होते हैं और एमपी होते हैं, ये आगे आप पढ़ोगे 10th में जाके, ठीक है। इंटरनली मिनिस्टर्स इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को, बट होता प्रेसिडेंट इलेक्टेड ही है। प्रेसिडेंट का ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट का लड़का है तो प्रेसिडेंट बनेगा, नहीं, ये चीज नहीं है। हेड ऑफ, तो सिंपल वर्ड्स में आप मानने, अगर आपको समझाना है रिपब्लिक किसी को, तो आप ये बोलेंगे रिपब्लिक में जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो इलेक्टेड होता है, और हेड ऑफ द स्टेट इंडिया में प्रेसिडेंट है, ठीक है। हमारे यहाँ किंग और क्वीन का वो राज नहीं है कि किंग और क्वीन के बच्चे ही आगे वो बनेंगे, ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट बनेंगे। हमारे हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड है, एज सिंपल एज दैट। फिर आगे बढ़ते हैं, जस्टिस। अब इंडिया में जस्टिस मतलब ये है जो लॉ है, ठीक है। इंडिया में कोर्ट्स हैं, ठीक है। लॉ कैसे है, सुप्रीम कोर्ट है। आपके सेंटर में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। स्टेट लेवल पे क्या होता है, हाई कोर्ट, और सिटी लेवल पे क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। जैसे मैं आगरा में रहता हूं तो आगरा में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है। हाई कोर्ट कहां होगा, यूपी में होगा, ठीक है, जो यूपी स्टेट लेवल पे है, और सेंटर में क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। तो इस तरह से इंडिया में लॉ बना हुआ है, लॉ सिस्टम है। हाईएस्ट सुप्रीम कोर्ट, स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट, फिर एक सिटी लेवल पे क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और अब इन, मान लीजिए आपने कोई क्राइम किया, आप सुपर रिच हो, सुपर रिच, यू आर वेरी रिच, और एक आदमी ने एक और क्राइम किया, वो वेरी पुअर है। तो इंडिया में कोर्ट ऑफ लॉ में, मतलब कोर्ट के अंदर, तीनों कोर्ट में कहीं पे भी आप जाएंगे तो आप लॉ की नजर में, कोर्ट की नजर में आप बराबर हो। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि मैं बहुत रिच हूं तो मेरे लिए कुछ अलग लॉ फॉलो होंगे, या ये गरीब है तो इसके लिए कुछ अलग लॉ फॉलो होंगे, नहीं। हमारी कंट्री में जो जस्टिस है, जो कोर्ट ऑफ लॉ है, वो सबको इक्वल मानता है, चाहे आप कितने भी रिच हो, चाहे आप कितने भी पुअर हो। इससे कोई मतलब नहीं है कि आपकी कास्ट क्या है, आपका कलर क्या है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप किस जगह से आते हो, नहीं। एवरीबडी इज इक्वल इन द कोर्ट ऑफ लॉ इन इंडिया, ठीक है। तो ये है। फिर लिबर्टी है। लिबर्टी का मतलब क्या है, देखो यहां पे हमारी कंट्री में फ्रीडम दी गई है। फ्रीडम का किस चीज की, फ्रीडम ऑफ थॉट। आप कुछ भी यहां पे आप सोच सकते हो, आप एक्सप्रेस कर सकते हो, बट विद इन लिमिट्स। ऐसा नहीं है कि आप किसी को अब्यूज करना स्टार्ट कर दो। तो फ्रीडम ऑफ थॉट है, एक्सप्रेशन है, आप किसी भी रिलीजन में बिलीव कर सकते हो, आप किसी भी भगवान को वर्शिप कर सकते हो, ठीक है। और आप अपने जो आपके व्यूज हैं वो फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें इसलिए दी गई हैं, फ्रीडम इसलिए दिया गया है क्योंकि ताकि इंडिया में कोई, पहले तो कोई इंडिया ने बहुत सफर किया है, ठीक है, डिवाइड एंड पॉलिसी की वजह से। डिवाइड एंड पॉलिसी में क्या हुआ था डिवाइड एंड पॉलिसी में क्या ये रखा गया था, तो इसमें क्या इंडिया में डिवाइड करा गया रिलीजन के बेसिस पे, इंडिया में डिवाइड किया गया कास्ट के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे। तो बहुत सारे इंडिया में डिविजन्स हो गए। तो अब यहाँ पे इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज दी गई है कि लिबर्टी है, आप फ्री हो, किसी भी भगवान को मानो, आप किसी भी बिलीफ को मानो, आप कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हो, आप कुछ भी अपने दिमाग में थॉट्स ला सकते हो, ठीक है। आप फ्री हो पूरी तरीके से कुछ भी फॉलो करने के लिए, किसी भी रिलीजन को, किसी भी भगवान को फ्रीली आप पूरे इंडिया में मूव कर सकते हो। इससे क्या हुआ, इससे डिफरेंसेस लोगों के बीच में खत्म होते हैं, यूनिटी रहती है, स्ट्रेंथ रहती है, ठीक है। तो इसलिए यहां पे लिबर्टी दिया गया। फिर आ गया है इक्वालिटी। जैसे इक्वालिटी के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम सब क्या हैं, इक्वल हैं। मतलब इंडिया में इक्वल है हर बंदा बिफोर लॉ, और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं, आगे वो लाइफ में अपना जो भी उसको एडवांस करना है वो कर सकता है, ठीक है। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज है। ऐसा नहीं है कि आप गरीब हो तो आपको अपॉर्चुनिटीज कम दी गई हैं, या कोई रिच है तो उसको कम दी गई हैं, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं। फिर क्या है, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब होता है ब्रदरहुड, भाईचारा, ठीक है, कि हम सब क्या हैं, हम सब आपस में भाई भाई हैं। बहुत, हम सब क्या हैं, हम सब आपस में भाई भाई हैं। हमारी कंट्री में ये चीज बाद में आती है कि जैसे कि मैं यूपी से हूं तो मैं ये बाद में बोलूंगा कि मैं यूपी से हूं, पहले मैं क्या हूं, पहले मैं इंडियन हूं। आप पंजाब से हो तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं पहले पंजाबी हूं बाद में इंडियन हूं, नहीं। आप पहले इंडियन हो बाद में आप पंजाबी हो। आप हरियाणा से हो तो आप ये नहीं बोल सकते कि पहले मैं हरियाणवी हूं बाद में मैं इंडियन हूं, नहीं। आप पहले इंडियन हो बाद में आप हरियाणवी हो। आप बोलो मैं केरला से हूं तो पहले मैं केरलाइट हूं बाद में मैं इंडियन हूं, नहीं। पहले आप इंडियन हो बाद में आप केरलाइट हो। तो इससे क्या होता है, कंट्री यूनाइटेड रहती है। पहले हम इंडियन हैं, बाद में हम कुछ और हैं, बाद में हम सब कुछ हैं। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी आर इंडियंस। इससे क्या होता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इससे क्या बनती है, कंट्री में यूनिटी बनती है, आपस में स्ट्रेंथ बनती है। जब हम यूनाइटेड रहेंगे तभी हम पावरफुल बनेंगे। तो ये है इक्वालिटी। ये जो वर्ड्स है ना, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, लिबर्टी, ये सब लिए गए हैं फ्रांस से। ये सब कहां से लिए गए हैं, फ्रांस से लिए गए हैं। ये फ्रांस से लिए गए हैं क्योंकि फ्रांस में ये
एक रेवोल्यूशन हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन, शायद आपकी आईसीएसई 8th में है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे 3 वर्ड्स बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी। तो वहां से ये वर्ड डाले गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। एक चीज तो बता दूं, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको 3 साल में बनाया गया है, और दुनिया के सारे कॉन्स्टिट्यूशन जो हैं, दुनिया के सारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा गया, डेवलप नेशंस जो हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा गया, और जिसमें से जो अच्छा था वो लिया गया है। तो दुनिया के सारे जो बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, उन बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस का भी जो बेस्ट है वो इंडिया में है। तो आप सोचो कितना जबरदस्त कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। जो दुनिया के बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उसके अंदर से जो बेस्ट था वो हमारे पास है। मतलब जो फ्रांस का बेस्ट है वो हमने ले लिया, जो यूएस का बेस्ट है वो हमने ले लिया, जो कनाडा का बेस्ट है वो हमने ले लिया, ठीक है, जापान का जो बेस्ट है वो हमने ले लिया। मैं एग्जांपल के लिए दे रहा हूं, कंट्रीज अलग अलग हो सकती हैं। तो जो बेस्ट है जिस कंट्री में वो हमने ले लिया है, ठीक है। तो हमारा एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, तो हमें प्राउड होना चाहिए, ठीक है। फाइनली इंपॉर्टेंस क्या थी यहाँ पे, एक चीज और है कि प्रेएम्बल की क्या इंपॉर्टेंस थी, मतलब प्रीएम्बल में क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। प्रेएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या क्लियर करता है, इंटेंशन, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। जो प्रेएम्बल, अगर आपको सिंपल उसमें लिखना पड़े तो प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इंटेंशंस बताता है, ठीक है। तो पहला इंटेंशन क्या है, जैसे कि सबसे बड़ी बात जस्टिस चाहिए हमारी, मैंने आपको बता दिया, जस्टिस होना चाहिए, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, हर एक सिटीजन के लिए। पहली चीज ये है, ठीक है। फ्रीडम, सेकंड क्या है, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप फ्री हो, फ्रीडम ऑफ फेथ, किसी भी रिलीजन को मान सकते हो, आप फ्री हो, फ्रीडम ऑफ बिलीफ, किसी भी चीज में आप बिलीव कर सकते हो, आप चाहो तो भगवान को मानो, आप चाहो तो भगवान तो मत मानो। आप ये नहीं, अब ये नहीं है हमारी कंट्री में कि आप बोलोगे कि मैं भगवान को नहीं मानता, मैं नास्तिक हूं, तो आपको कंट्री से बाहर निकाल देंगे, नहीं। इट इज द फ्रीडम ऑफ बिलीफ, आपकी मर्जी है, आप भगवान को मानिए, आप भगवान को मत मानिए, आप किसी धर्म को मानते हैं आप उस धर्म को मानिए, आपको कोई और धर्म पसंद है आप किसी और धर्म को मानिए, इट्स ऑल फ्री, ठीक है। फिर हमारी कंट्री में इक्वालिटी ऑफ स्टेटस है, ठीक है, स्टेटस ऑफ इक्वालिटी है, मतलब इसमें ये बोला गया कंट्री को स्ट्राइव करना चाहिए, ठीक है। मतलब ये चीज डाली गई है कि कंट्री को स्ट्राइव करना चाहिए, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, और हर एक इंडिविजुअल को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। ये चीज हमें एग्जैक्टली अभी इक्वालिटी ऑफ स्टेटस हमारी कंट्री में फॉलो हुआ नहीं है, इसके लिए बोला गया है स्ट्राइव फॉर। हमें कोशिश करनी चाहिए, एक कंट्री को, इंडिया को कोशिश करनी चाहिए कि वो इंडिया स्ट्राइव करे इक्वालिटी ऑफ स्टेटस की। जो जितने भी लोग हैं इंडिया में, जो रिच है और जो पुअर है, उसके बीच में गैप खत्म हो जाए, सब बराबर हो जाए, इक्वल स्टेटस पे आ जाए। फिलहाल अभी ऐसा है नहीं है, फिलहाल तो है कि हाँ रिच और पुअर में डिवीजन है, गैप है, लेकिन यहां मेंशन है प्रीएम्बल में कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि लॉन्ग टर्म में हमारे रिच और पुअर के बीच में गैप जो है वो खत्म हो जाए, ठीक है। सेंस ऑफ ब्रदरहुड के ऊपर बात की गई है कि मैंने बता दिया आपको कि भाईचारा होना चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए, ठीक है। और फिर फाइनली यूनिटी ऑफ नेशन, नेशन में ये नेशन यूनाइटेड रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये नेशन किसी भी कीमत पे, अगर हमें लगे कि हमारी यूनिटी टूट रही है तो फटाफट हमें कॉन्स्टिट्यूशन को देखना चाहिए, और वहां पे जो एक्शन है, जो मेंशन है कि यूनिटी अगर नेशन की टूट रही है तो इस केस में ये एक्शन लेना चाहिए, तो वो एक्शन फटाफट लागू करना चाहिए ताकि वापस यूनिटी बन सके। तो अल्टीमेटली हम कुछ भी करें, कैसे भी हो, जो भी हो, इन द एंड हमें यूनाइटेड रहना चाहिए। नटशल ये है कि हम लोगों को यूनाइटेड रहना चाहिए, चाहे हम किसी भी कंट्री में हो, चाहे हमारा कोई भी कंट्री के किसी भी हम हिस्से में हो, चाहे हम साउथ में हो, नॉर्थ में हो, ईस्ट में हो, वेस्ट में हो, चाहे हमारा कोई भी रिलीजन हो, चाहे हमारी कोई भी कास्ट हो, चाहे हमारा कुछ भी बैकग्राउंड हो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी आर इंडियंस एंड वी हैव टू स्टे यूनाइटेड। तो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को सबके साथ शेयर करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें ताकि हर बच्चे को इजी और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।